अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मैं कल इस तरह रील्स सर्व कर रही थी इंस्टा पे, तो मुझे ना एक बड़ा खूबसूरत एक कहानी किसी खातून के थ्रू सुनने को मिली। और वो कहानी थी कि एक बैंकर होता है और एक डॉक्टर होता है, और वो जो बैंकर और डॉक्टर हैं दोनों एक साथ पड़ोसी होते हैं। दोनों अपने अपने गार्डन में, समझे एक ही तरह की ज़मीन है, नेबर हैं, तो अपने अपने गार्डन में 4 पौधे लगाते हैं। जो डॉक्टर होता है वो पौधों को नॉर्मल पानी, नॉर्मल खाद वो उनको देता है, और जो बैंकर होता है वो ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर, और हर वक्त उनके इर्द गिर्द। तो नॉर्मली ऐसा लगता है दिखने में कि वो जो बैंकर के पौधे हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रो कर रहे हैं, वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं, और जो डॉक्टर है उसके नॉर्मल जो फल या जो पौधे हैं वो नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, तूफ़ान आंधी जैसे तेज़ बारिश हो रही है ना, कहीं कहीं किसी किसी इलाकों में उस तरह की चीज़ नुमाया होती है। तो क्या होता है, वो जो डॉक्टर होता है उसके जो पौधे हैं वो टस से मस नहीं होते, लेकिन जो बैंकर है, जो उनका ज़्यादा ख्याल रखता था, जो उनको एक्स्ट्रा केयर फराहम कर रहा था, उसके पौधे जड़ से उखड़ के दूर जा गिरते हैं। उसके बाद ये बैंकर हैरान रह जाता है कि मैंने ज़्यादा केयर की, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, मैंने इस तरह हर चीज़ बेहतर से बेहतर की, तो क्यों मेरे पौधे जड़ से उखड़ गए? तो रिसर्च करने के बाद उस बैंकर को ये पता चलता है कि अगर आप पौधों को, यानी वो भी जानदार हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी प्यास को बुझाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करेंगे, तो उनको आपके बग़ैर पनपना नहीं आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। मगर वो जो पौधे जिनमें प्यास थी, जिनका पेट बस नीड के तौर पे भरा करता था, तो जब उन पे बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपनी जड़ पकड़ ली, खुद से भाग दौड़ की, हाथ पैर मारे, और वो टस से मस नहीं हुए। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ये बहुत अरसे बाद समझ में आई। क्योंकि देखिए ना, हम एज मदर हम बहुत कुछ बहुत कुछ समझ कर सीखते हैं, हमारी कोई क्लासेस नहीं होती, हम अपने एक्सपीरियंसेस से ये बातें सीखते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे उनको हर चीज़ ट्रे में रख के दे देनी है ना, तो वो हमेशा हमारे डिपेंडेंट रहेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उनके हाथ, उनकी उंगली, उनका हाथ, फिर उनको पूरा कब छोड़ना है, उनको अपने पैरों पर कब खड़ा करवाना है। और ये मदर्स सीख नहीं पाती हैं। जब एक या दो दूसरा बच्चा, उसकी परवरिश करके उनको ये अंदाज़ा होता है कि मैंने इसको बहुत छुई मुई बना दिया है, ये तो कोई भी ऐसे तूफ़ान आ गए तो उनका मुकाबला अकेले कैसे करेगा या करेगी मेरे बग़ैर। हम अपनी एज़ पेरेंटिंग में हम सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इमोशंस, और अगर आप देखें बहुत सारे अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं, अगर आप कहानी सुनेंगे तो वो उस बाप ने बड़ी मेहनत से अपनी एम्पायर खड़ा किया होता है, और फिर जब माएँ, उसी इंसान की बीवी जो है, वो अपनी बच्चे को हर चीज़ फराहम करती है, तो आखिर में क्या होता है, वो बच्चा कुछ नहीं बन पाता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि घनेदार दरख्त के नीचे जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनको सही सनलाइट नहीं मिलती, वो ग्रो नहीं कर पाते। बड़ा मुश्किल है पेरेंटिंग का ये जो काम है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, उनके लिए। और हर वक्त की फ़िक्र करना, मेरा बच्चा खा रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। बहुत सारी माँओं को मैंने देखा है कि वो, उनको फोबिया हो जाता है, बच्चे फर्स्ट नहीं आए हैं, ओहो डिप्रेशन में चली गई, बच्चे का एडमिशन उस चीज़ में नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारी माँओं को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, क्योंकि वो इतना तारी कर लेती हैं और इतना अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, शुरू से लेकर आखिर तक बच्चे को खुद पढ़ाना है, पढ़ रहा है नहीं, ये किया ही नहीं। मतलब हर चीज़ में मियाना रवि बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ना वो मियाना रवि पता नहीं है, वो पैमाने नहीं पता, जो ख़ास तौर पे न्यू मदर्स हैं कि बच्चों को कैसे
खिलाएं पिलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाई की तरफ राग़िब करें, क्या टेक्निक्स हैं, कितना हमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए, कितना हमें उनको थोड़ा आज़ाद छोड़ना चाहिए, ये नहीं हमें समझ आता। तो इसीलिए कभी कभार हम क्या बुज़ुर्गों से राय ले लेते थे, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, और अब का नया ट्रेंड ये है कि हम बहुत सारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं, अपने बच्चों के बारे में जाके उनसे पूछते हैं, अपनी फ्रेंड्स से मालूम करते हैं। सो कुछ यहाँ ऐसा भी होने वाला है। मैंने ये प्रोग्राम आपके लिए ख़ास तौर पे इसलिए डिज़ाइन किया है क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई एजुकेशन है उसका नया साल शुरू हो रहा है, और इस नए साल में हम हमेशा ये सोचते हैं अगर पिछला साल अच्छा नहीं गया तो हम ये अपने आप से वादा करते हैं जो अगला साल है, बच्चे भी और माएँ भी, अगला साल ना मैं शुरू से यही चीज़ें रखूँगी अपने सिस्टम में, ताकि मेरा बच्चा बेहतर नंबर ला सके, ताकि मेरे बच्चे को रिमार्क्स बेहतर मिल सके उसकी टीचर्स की तरफ से, जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं मुझे उस पर काम करनी है। सो ये 2 महीने माएँ यही सोच में और बच्चों की तैयारी में निकाल देती हैं। सो आप कंसर्न है, मैं आपके लिए कंसर्न हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं और जानते हैं कि हम अपने बच्चों की मदद, थोड़ा सा उनको धक्का देने के लिए किस तरह कर सकते हैं इस साल के, उनकी एजुकेशन के साल के शुरू में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चले मिलकर हल ढूंढते हैं कि इस साल ये अहद कर लेते हैं और थोड़े से तरीक़ेकार भी जान लेते हैं कि इस साल हमने अपने बच्चों की मदद इस तरह करनी है कि वो फ्लाई कर सकें। वो अगर उनके पिछले ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए और आपको दिल दुखा हुआ है, नए साल क्या होगा, आपने बड़ी मेहनत करनी है, उनको मेहनत करवानी है। मेहनत करवाने का भी एक तरीक़ेकार होता है, और वो क्या है, चपत मार मार के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता आज के ज़माने में। किस तरह उनकी मदद करें, किस तरह उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं। तो कुछ एक्सपीरियंस लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मशवरे लेते हैं ताकि हम वो अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकें। हमारे साथ है साइमा कुरैशी, और आज वो एज एन एक्ट्रेस नहीं, एज एन माँ यहाँ मौजूद है, क्योंकि माशाल्लाह उनके बच्चे जो है वो अच्छे ग्रेड्स लेते रहे, और इसका राज भी हम इनसे पूछेंगे। ज़रा क्या फार्मूला है उसका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कितने साल का आपने ब्रेक लिया था। जी, शादी के बाद गायब, जी, बच्चों के बाद गायब। बिल्कुल, तो वो यही था, बिल्कुल होना पड़ा। फैक्ट्री में बच्चे तैयार हो रहे थे, उनकी पढ़ाइयाँ और ये सारे। उस वक्त बस वही वाली बात है कि आप क्या किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो वो ऑब्वियसली माँ के लिए शादी के बाद तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। अच्छे ग्रेड्स लाते रहे माशाल्लाह, A*, A+ मेरे बच्चे लाते थे। लेकिन मैंने कभी भी बच्चों को ये पढ़ाया इसलिए कह के नहीं पढ़ाया कि तुमने A* या A+ लाना है। ग्रेड्स पे मैंने कभी प्रेशर नहीं दिया, और ग्रेड्स पे मेरे ख्याल से नॉर्मली प्रेशर देना भी नहीं चाहिए। आपको पढ़ाई पे जोर देना चाहिए कि आप पढ़ें अच्छा, क्योंकि यूजुअली अगर बच्चों को ग्रेड्स पे, तो वो बिला वजह के अंडर प्रेशर हो जाए। बस आप अच्छा पढ़ें, आप अपनी पढ़ाई में, राइटिंग में आपकी हर चीज़ स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी वो ज़्यादा अप्रोच आपकी वही। जी बिल्कुल। फिर मेरे साथ आज यहाँ मेरे प्रोग्राम पे पहली बार डॉक्टर इरम रहमान, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनी हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। और क्योंकि मैं इनका जो पेज है इंस्टा का, वो मैं देखती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे ये इंटरव्यू करती हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं इनके पॉडकास्ट में, और ख़ुद भी बहुत ऐसी बातें करती हैं जो आपके दिल में उतर जाएं और आपको समझ आए। तो मुझे कोई ऐसा ही स्पीकर आज के लिए चाहिए था कि ये बातें माँओं के दिल में डायरेक्ट उतर सके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सलाम निरत, शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। आप इतनी प्यारी बातें करती हैं, और इतनी वो बातें ऐसी होती हैं जो आम औरत समझ सकती है। सबसे बड़ी बात ये, वो बहुत सारी डिग्रियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन हर कोई इतने अच्छे से उस बात को दिमाग में और दिल में पहुंचा नहीं सकता जो आप। तो आपने आज बहुत सारी माँओं की मदद करनी है इस प्लेटफॉर्म के। ज़रूर, पूरी कोशिश है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो ये बात करी थी ग्रेड्स के बारे में, तो मुझे ये लगता है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ है, वेर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। कि हमें जब बच्चों को ये सिखा देंगे ना, और ख़ुद भी ये सीख जाएंगे, इट्स ऑल इन द प्रोसेस, इट्स ऑल इन द जर्नी, इट्स ऑल इन द प्रोग्रेस, इट्स नॉट इन द रिजल्ट। एंड इट्स इन आवर रिलीजन ऑल्सो कि हमें फिक्सेट नहीं करना, वो ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। वो नहीं बनाना कि बस ग्रेड्स नहीं आए तो हम डिसअपॉइंट हो गए, या ये नहीं हुआ। तो जब हमें जर्नी में हम जान मारेंगे ना,
तो रिजल्ट तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा। आप देखें जो आम हाउस होल्ड है हमारे घर, मतलब लाइक नॉर्मली ना मासेस वगैरह में देखेंगे तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है। वहाँ क्या होता है, ताया की बेटी के नंबर अच्छे आ गए, चचा की बेटी की नहीं आई। कंपैरिजन हमेशा से, पहले जब वो बच्चे छोटे होते हैं, ये देखो माँ ज़्यादा अच्छा खिलाती पिलाती, ये बच्चा मोटा है, मेरा बच्चा पतला है। कंपैरिजन नहीं करना, वहाँ से ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है और ये एंड तक उसका रिश्ता अच्छा आ गया है, मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा नहीं आया। ये कंपैरिजन ख़त्म नहीं होता, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो एक घर हो, वो चलता रहता है। शायद इस वजह से हम लोग ऐसे हो गए। हेल्दी कंपटीशन इज़ ओके, बट कंपैरिजन कभी कभी माएँ अनइंटेंशनल भी करती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 2 किड्स, तो कहती वो ये हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो देखो जल्दी से रेडी हो गया, जल्दी से होमवर्क कर लिया, उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया। बट कभी भी कंपैरिजन का रिजल्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव, बिकॉज इट टीचेस द चाइल्ड कि आई एम नॉट इनफ एंड द अदर पर्सन इज डूइंग बेटर देन मी। बेसिकली वो आप अपने ऊपर, हाँ, you're not encouraging, you're just discouraging when you're हेल्दी कंपटीशन वो होता है जो अल्लाह ताला ने डाला है हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर, वो हमारे में है। हमें बस वो एक पौधा लगा है, हमें उसको नर्चर करना है, नरिश करना है। और वो कैसे करना है ना, उसकी टिप्स देने के लिए आज का शो हमने डिज़ाइन किया है। बहुत सारे लोग मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा है या अगर आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है, तो पता है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उसके गट से जाके मिलता है, यानी उसको आपने क्या खिलाया पिलाया। और ये बात शायद हमारी माएँ इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाती, इसीलिए हमने हिना अनीस को यहाँ दावत दी एज वो ज़ाहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो बताएंगी कि हमेशा कहा जाता था 7 बादाम खा लो तो वो आपकी मेमोरी अच्छी करते हैं, लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो हमने कनेक्शन बनाई है आज, बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैं इस बात से थोड़ा सा कर दूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सेकंड गट कहा जाता है और इसी तरह गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत कोर रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे का ना। मेरे अपने भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और बात बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहिबा ने भी अभी कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं खुद कभी कभार गलती से जब कंपैरिजन करती हूँ तो उसी वक्त मुझे एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है कि नहीं, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है, उसकी अपनी अपनी जगह है, मेंटल कैपेसिटी, उसकी स्टडी कैपेसिटी, उसका बिहेवियर सब चेंज है, तो अच्छा, एक्सेप्ट करना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगी आप तीनों से, अगर आप मुझे मशवरा दें। अगर जैसे आपके 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे, आपके 2 हैं, इनके 2 हैं, हम खुद उनकी पर्सनालिटी को पहचानने के बाद हम कैसे रवैये बैलेंस में रखें? नहीं, कभी कभार माओं को समझ आती, हो सकता है हमें आ गई हो क्योंकि हम बाहर उठती बैठती भी, हमने दुनिया भी देखी, लेकिन जो आम घर में रहने वाली औरत है वो नहीं समझ पाती कि मैं अपने बच्चों में इंसाफ कैसे करूँ। मेरा ख्याल से पहले आप करें। मेरा ख्याल से तो एक माँ ही है जो अपनी औलाद को समझती है, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि आई थिंक एक फैमिली में जो एक मेंबर है वो सिर्फ माँ है जो अपने हर बच्चे को समझती है। अब अगर मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहूँ तीनों बच्चे मेरी तरह हों, ये गलत है। एक माँ से होते हैं बट तीनों डिफरेंट हैं, तीनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है। तो मुझे मेरी कोशिश यही होती है कि ज़ाहिर है अब एक बच्चे को मैंने बड़ा किया है तो मुझे पता है कि वो कैसा है, वो कैसा है और वो कैसा है, तो उस हिसाब से ही मैं उसको डील करती हूँ। एट टाइम्स बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पर्सनैलिटी भी हम ही बना रहे होते हैं। बिल्कुल, तो कोशिश यही होती है कि उनको उनके हिसाब से ही डील किया जाए। तो वही आप वाली बात है कि कंपैरिजन नहीं है और हमेशा पॉजिटिविटी, और मेरा ख्याल से घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। ये जो मुझे समझ आती है बात, आप चाहे बच्चे को गोल्ड के बिस्किट खिला दें, अगर आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना तो आपकी हर चीज़ ज़ीरो। अच्छा, घर के एनवायरनमेंट की थोड़ी सी मिसाल दें। मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए हमें बच्चे को क्या चीज़ फराहम करनी चाहिए, मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले तो ये कि आप जो चीज़ अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहले वो आपने बनना है। ये नहीं हो सकता मैं ऊंचा बोल रही हूँ और मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा पोलाइटली बात करे। मेरी ज़िंदगी में काइंडनेस का कोई रोल नहीं है विद माई हेल्पर्स, विद माई ड्राइवर, विद एनीबडी, बट आई एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू बिहेव काइंडली विद एवरीवन। सो ये क्या है, कॉल और फेल का तजाद है। दूसरी बात जो आपका सवाल था मैं उसको भी आंसर करना चाहूँगी कि आपने कहा कि माँ बैलेंस कैसे करे, इक्वल कैसे करे। So the answer is there is no need to balance. There is no need to give them in equal amounts because बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है equal. अगर आपका बच्चा एक 8 साल का, एक 5 साल का है तो उनको equal की ज़रूरत नहीं है। उनको ये है यूनिकली मोहब्बत करें। 8 साल के बच्चे को उसकी स्पेशल
बातों के लिए मोहब्बत करें और 5 साल की बच्ची को उसकी स्पेशल बातों के लिए यानी कभी कभार माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि मैं बराबरी कैसे करूं। बराबरी करने की और सिर्फ जरूरत ही छोटे नहीं, जब बड़े भी हो जाते हैं ना तो तब भी वो उनको थोड़ा सा ताना सहना पड़ता है, अच्छा आप तो उसी को करती रहती हाँ, हैं। तो इसका जवाब हमने जब देखे निदा अपने पेरेंट्स से कभी पूछा आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे नहीं करती, तो क्या हमें ये जवाब सुनना था कि नहीं मैं सबसे इक्वल प्यार करती हूँ? मुझे ये सुनना था कि आप मुझसे क्यों प्यार करती हैं, तो मुझे वो रीजंस बताएं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त एक्सप्रेस करते हैं, आप इतने काइंड हैं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आप इतने पोलाइट हैं अपनी बहन के साथ, तो और रीजंस वो दें जो फिजिकल अपीयरेंस ना हो। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि प्रेज बहुत तरीके से करनी होती है, उस चीज़ पे प्रेज ना करें कि ओ यू आर सो प्रिटी, यू आर अ गर्ल, सो द चाइल्ड एंड्स अप अटैचिंग देयर वर्थ इन देयर अपीयरेंस, या ग्रेड्स में डाल देगा कि ग्रेड्स अच्छे हैं तो सेल्फ इस्टीम हाई है, ग्रेड्स लो हैं तो सेल्फ इस्टीम डिस्टर्ब्ड है। तो सही रीजंस के लिए प्रेस करें और अप्रोप्रिएट अमाउंट। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की ज़्यादती जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि अगर आप उनकी प्यास किसी भी चीज़, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कंफर्ट हो या वो प्यार हो, जब आप उनकी प्यास बुझा देंगे फिर वो नहीं आती। तो उनको जब प्यास ही नहीं होगी वो कैसे हार्ड वर्क करें। ऐसे एंड द वन थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स टुडे कि आप अपने बच्चों के रास्ते के सारे कांटे नहीं चुन सकते। कब तक चुन सकते हैं? तो हमारा गोल पेरेंटिंग का ये होना चाहिए कि हम उनको सिखाएं, उनको इक्विप करें कि वो खुद अपने मसाइल को कैसे हल करें, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें। हमारे यहाँ एक पेरेंटिंग का ये तरीका है कि ओवर फैसिलिटेटिंग, ओवर प्रोवाइडिंग, एलिमिनेटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ओवर प्रेजिंग, उसमें भी ये होता है कि फिर बच्चा सीखेगा ही नहीं। उसको सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उसको छोटे छोटे एज अप्रोप्रिएट मसले हल करने दें। अगर लेसेस नहीं टाई होनी तो स्ट्रगल करने दें, 2 मिनट स्ट्रगल करने दें, फ़ौरन जंप इन करके नहीं आओ मैं तुम्हारी लेसेस टाई कर दूँ, नहीं, फिर वो सीखेगा नहीं ना, उसको टैकल करना नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जितने पेरेंट्स हैं ना, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ना नो सुनने की आदत डालें। बिल्कुल। हमारा मसला ये होता है कि हमारे बच्चे ने कहा हमें मामा वो चाहिए, अच्छा बेटा ठीक है, मतलब कुछ हमारे यहाँ लाइक मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हैं जो नहीं अफोर्ड करते, लेकिन वो बेचारे इस गिल्ट में रहेंगे, हाय वो हमारे बच्चे ने पूछ लिया, हमारे बच्चे ने कह दिया, अब हमें कुछ भी करके पेट काट के। नहीं, आप बच्चों को बोलें नो नहीं है, अफोर्ड नहीं करते, बच्चों को नो सुनने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब आप हर दफ़ा में यस यस तो बच्चे इतने पुख्ता हो जाते हैं, तो अब जब आप नो बोलते हैं तो वो इतना उनका मुंह बन जाता है कि कैसे आपने नो कैसे कह हैरान दिया। हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप अपनी कंफर्ट पहले देखें, बच्चों की बात में देखें। और फादर्स का ये एक पेट जुमला है हमारे यहाँ कि मैं कमाता किसके लिए हूँ। हाँ, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। आप अगर कमाते हैं, आपके जितने भी लाख तनख्वाह है, आपने ये देखना है कि अगर मेरा बच्चा PS5 मांग रहा है, क्या उसे इसकी ज़रूरत है, नॉट जस्ट कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी हमारा क्राइटेरिया क्या है, बच्चा कुछ भी मांग रहा है, मैंने दिलाना है या नहीं दिलाना, वो किस पे बेस करता है, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। वी डोंट इवन एनालाइज क्या उसको इसकी ज़रूरत है, क्या ये उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या इससे वो कुछ सीखेगा। पिछले 2 साल से मैंने अपने घर में बैन लगाया हुआ नो मोर टॉयज़, बिकॉज और मैंने उनको ये नहीं सिखाया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते या यू नो कुछ मसला है। मैं बस उनको ये कहती हूँ वी डोंट नीड मोर टॉयज़, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत, नीड और वांट सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डोंट नीड दिस, यू वांट दिस टॉय, यू डोंट नीड दिस टॉय। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और अच्छा, मुझे एक बात आप लोग ये बताएं, जैसे आज का मखसूस टॉपिक ये है कि हम अपने बच्चे के नए साल में उसको कैसे मदद कर सकें, क्या ऐसी चीज़ें फराहम कर सकें। आपके पास अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई मीडियम होगा और कोई नहीं पढ़ के थप्पड़ खाए बगैर पढ़ता नहीं। मतलब लाइक ऐसा है। आपके पास डिफरेंट पर्सनालिटी के बच्चे होते हैं, आपको किसी पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और किसी पे आपको मेहनत की ज़रूरत ही नहीं, आपको उसे उठाना पड़ता है कि बस करो, थोड़ा खाना खा लो, पढ़ाई छोड़ दो, किताब बंद कर दो। ऐसा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता और बहुत सारी माओं को ये समझ नहीं आता है कि ये डिफरेंस क्यों है पर्सनालिटी। नहीं, डिफरेंस के अलावा हम उन्हें कैसे टैकल करें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, ये परेशानी मेरे अपने साथ भी है और मैं इसको टैकल ही कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको वही बात है कि उसको पढ़ाई से उठाना पड़ता था और जो छोटे वाले साहबजादे हैं उन्हें पढ़ाई की तरफ भेजना पड़ता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है कि हर बच्चा अपनी पर्सनालिटी के साथ पैदा हुआ है। सबसे पहली बात तो आप कंपेयर ना करें बार बार छोटे तो बात हो गई ना। अब क्या करना है कि जो छोटे वाले में या दूसरे बच्चे में कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर होंगी, उसको एवेल्युएट करें कि उसमें
में पोटेंशियल्स क्या है उस बच्चे के। आपके कहने का मकसद है जो पढ़ाकू है तो चलो वो पढ़ाकू है, लेकिन जो आपको लगता है कि वो पढ़ाई में नहीं मतलब किसी और टैलेंट में ज्यादा है, टैलेंट को देखें, उसकी उसको एनर्जी तराशें। देखें, उसको तराशें, अगर उसकी नहीं एनर्जी देखें। अगर टैलेंट आपको नहीं भी नजर आता, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको नहीं भी नजर आता कि क्या टैलेंट है, तो आप उनसे कहीं कोई कोर्सेज कर लें, स्किल्स पे काम करें, क्योंकि आजकल उनके potentials एजुकेशन देखें। इतनी मैटर नहीं करती जितनी जितनी अगर skills। आपकी स्किल्स Skills अच्छी हैं तो उस पे आप Short काम courses करें। किए हुए हैं। एग्जैक्टली, वो स्पोर्ट्स ज्यादा के जरूरी है। निदा वेस्टर्न कंट्रीज में क्या, अब तो पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स अकेडमीज बहुत बन गई हैं। उनको पॉजिटिव, उनकी जो हर बच्चे में अपनी एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी तो यूटिलाइज देखिए करें। जो आम माँ, मतलब एक मैं अपर मिडिल क्लास की बात नहीं करी, मैं जो मासेस हैं और आई विल जस्ट ऐड समथिंग। द थिंग इज कि अगेन हम जब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना तो हम प्रोसेस पे मेहनत नहीं करते। द क्वेश्चन जो आपने पूछा, आई अंडरस्टैंड, इज कि हाउ टू डेवलप द लव फॉर लर्निंग। ओके, कि उनको उनमें सीखने का शौक कैसे पैदा करें। अगर और वो सीखना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, तो वो पढ़ रहा बहुत है, कुछ जो है पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन मैं जो नहीं पढ़ना चाहता, सबसे पहले तो ये इवैल्यूएट करें कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में माँ अच्छे भले मूड में टीवी देख रही है, खा पी रही है, जैसे ही पढ़ाई का वक्त आता है एक्सप्रेशंस चेंज, टोन चेंज, बॉडी लैंग्वेज चेंज, एक सख्ती मेरी आवाज़ में आ गई, मेरी शक्ल पे आ गई, मेरे रवैये में आ गई। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या एसोसिएट करते हैं कि जैसे ही पढ़ाई का वक्त आता है अम्मा का मूड ख़राब हो जाता है। हाँ। जैसे ही पढ़ने बैठाती हैं उनको गुस्सा आ जाता है। जैसे ही मैं बी गलत लिखता हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती है। सो वो एसोसिएट ये करते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे डांट पड़ेगी, मुझे सख्ती मिलेगी। सो दे डेवलप रिजेंटमेंट टुवर्ड्स देयर स्टडीज़। सो इफ़ वी मेक द प्रोसेस ब्यूटिफुल, कि उसको सिखाएं, उसके हिसाब से सिखाएं। कुछ बच्चों को बॉल्स पसंद होती है, कुछ बच्चों को कार्स पसंद होती है। तो आपको पता है आपके बच्चे को बॉल्स पसंद है या कार्स पसंद है। सो यू कैन टीच देम काउंटिंग योर वे, कि काउंट द बॉल्स। और जब हम लाइफस्टाइल में ले आएंगे ना एजुकेशन, कि मैं बाहर से आई हूँ, मैं बच्चे को कह रही हूँ कि अच्छा ये मैंने इतने का लिया है, चलो काउंट करो, मामा के पास कितने पैसे बचे, मुझे हेल्प करके बताओ, तो लाइफ में ले आएँ। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, स्कूल में ह्यूमन का पढ़ा रहे हैं, आप किसी एनिमल का पढ़ा दें जो भी बच्चे को पसंद है, एंड देन आस्क देम टू कंपेयर। तो जब आप इसका मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पहले हमें खुद कोर्स करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएं। आपको आपके बच्चे से बेहतर कोई नहीं जानता, अगर और आपको आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स भी पता है, वीकनेस भी पता है। 7 किस्म की जहानतें होती हैं नदा। एक ही होती है कि ये 7 किस्म की जहानतें ब्रेक के बाद हम बताएंगे, यहीं होल्ड करके रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि ये पैनल बिठाया गया है, तो इस पैनल में 2 और लोगों का एडिशन हुआ है। और टीचर्स से अच्छा वो टीम होती है, माँ बाप, टीचर्स और बच्चे की टीम होती है। तो टीचर्स भी जो है ना उस टीम का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और कभी कभार हमारे माशरे में मैंने देखा है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा होता है तो कुछ माँ बाप जिनके पास पावर होती है वो जाके टीचर से लड़ते हैं। और कभी कभार ज़्यादती माँ बाप के साथ भी हो रही होती है, क्योंकि टीचर्स इतने आपको सिंसियर नहीं मिलते जो आपके बच्चे पे वो तवज्जो दे रहे होते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। सो यहाँ हमारे पास वो टीचर्स हैं जो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स देंगे कि कैसे हम अपने बच्चे को की मदद कर सकें, उसकी बेहतर रिजल्ट्स, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर कंफर्ट के लिए, जो से इसके इदारे से, उसके एकेडमी से, उसके स्कूल से उसको मिलना चाहिए। मोहम्मद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो मैथ एंड साइंस टीचर हैं। बड़ी मुश्किल बात है, मैथ एंड साइंस दोनों अलग अलग शोबे। फिर मेरे पास यहाँ ज़ारा जाफरी हैं जो कि इंग्लिश एंड उर्दू टीचर। ऐसा दोनों? ऐसे कैसे हो सकता है कि इंग्लिश भी और उर्दू भी? बिकॉज बोथ आर लैंग्वेज, दोनों ही ज़ुबानें हैं। हाँ। और अगर हम बात करें जैसे जहाँ पर हम हैं, जिस एरा में इस वक्त हम लोग रह रहे हैं ना, हमारा बच्चा जो किताब पढ़ रहा है वो इंग्लिश में है। टीचर उसकी रीडिंग करवाते हैं और फिर ट्रांसलेट उसको कर देते हैं उर्दू में। अब जो बच्चा है वो कंफ्यूज है, बट बच्चों के पास ना इतना वोकैब नहीं होता कि वो आपको एक्सप्लेन कर सकें कि मामा या टीचर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, बच्चा आपका ही है, ठीक है, आपके घर में रहता है, और ये कितने दुख की बात भी है किसी एंगल से कि वो आपको ही नहीं बता पा रहा कि मुझे ये ट्रबल है।
तो अब ये दोनों लैंग्वेजेस जो है ना, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं छोटे बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, घर से उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग भी मिल गई, पर पेरेंट्स कह रहे होते हैं बहुत प्राउडली, मैंने अक्सर देखा है कि उर्दू ना इन्हें नहीं आती। ये फ़ख्र करने की बात नहीं है, बाद में पता चलेगा। जी, ये फ़ख्र करने की बात है ही नहीं कि मेरे बच्चे को ना उर्दू में कुछ लिखना नहीं आता। अगर उसे बोलना आता है तो उसे लिखना भी सीखना चाहिए। पैदा हुआ था तो अनपढ़ था, ये अल्लाह का इंसाफ है कि हर घर में बच्चा अनपढ़ ही पैदा हो रहा है, किसी के घर में भी पढ़ा लिखा बच्चा पैदा नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि जो भी सीखना है वो यहीं सीखना है। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो ABCD दे आर 26 और उसमें 5 क्या है? कहते हैं 5 या 6 साल तक बच्चा 6 लैंग्वेजेस सीख सकता है एक साथ। और हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ये दो में ही फंसे हुए हैं अभी तक। मैं इसमें एक बात ऐड करूँगी। आप कह रही हैं कि घर में बच्चे आते हैं और बताते हैं हमें नहीं समझ में आता। नहीं, बता नहीं पाते, बता नहीं पाते। नहीं, बच्चे घर में बता देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्कूल में। जब बच्चे टीचर्स से पूछते हैं 1 से 2 दफ़ा, तो टीचर्स जो है वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और फिर बच्चों को शर्मिंदगी महसूस जो होती कि है, मैंने क्योंकि उनके क्लास फेलोज बैठे होते हैं। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है ये कि आप चाहे मैथ्स टीचर हैं, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये टीचर की ड्यूटी है कि उसको वो 10 दफ़ा भी पूछेगा तो वो 10 दफ़ा उसको बताएगा। बट आई एम सॉरी, आजकल के टीचर्स इतने ज़्यादा इतना रूडली वो करते हैं कि बच्चे फिर सहम जाते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि कोई बोलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज। और ये वाला जो लुक है, हाँ, ये बहुत कुछ कह रहा है। हाँ। और फिर एक सेंटेंस जल्दी करो, क्योंकि टीचर के पास कितना है? 40 मिनट्स का टाइम है। ये स्कूल की टीचर की बात करें, उसके पास 40 मिनट्स है, ठीक है। अब उसको कंप्लीट करना है, वो भी अंडर प्रेशर है। नहीं, बेशक करे वो कंप्लीट, बट मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका जो पीरियड का टाइम है, बेशक आप उसमें अपनी ड्यूटी करें, बट ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं समझ आ रही, बेटा मुझे क्लास के बाद मिलो। ऐसा नहीं करते लोग। हमारे यहाँ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स नहीं करते, लेकिन मैं कुछ स्कूल्स में होता है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, सैटरडेज में होती आम है। स्कूलों की बात नहीं मैं कर रही, लेकिन कुछ नाम है जिनका ऑफर रेमेडियल रेमेडियल क्लासेस, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो लेकिन अब ये चीजें शुरू हुई हैं, होनी भी चाहिए। आफ्टर स्कूल क्लासेस होती हैं जिसके अंदर जो बच्चों की वीकनेसेस हैं उनको पिक करके उनको बुलाया जाता है और पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, elite schools in Ladakh because they have the time, they have the money, they have the management to do it. ये हो रहा है, जो हमारे majority। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब फर्ज करें बच्चा किसी मीडियोकर स्कूल में, किसी आम स्कूल में पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है उसकी फीस कम है तो वो स्कूल भी बुरा होगा। कभी कभार वो स्कूल्स भी इतने अच्छे होते हैं, वहाँ इतनी तवज्जो, उनके पास कम बच्चे होते हैं, गली मोहल्ले के स्कूल्स होते हैं, उनके पास कम बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से दिल से वहाँ के प्रिंसिपल या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ा रही होती है। मैंने सुना है ऐसा। बिल्कुल। तो अब अगर बच्चा वीक है और ऐसे उसकी प्रॉब्लम है, घर में माँ उसकी हेल्प कैसे कर सकती है? आप मुझे 7 चीज़ें कुछ बता रही थी जो मैं बता रही थी। हाँ, लेकिन अभी तो आप टीचर से पूछ रही हैं जो नहीं, ये बात मैं एज माँ से पूछ रही हूँ कि माँ उसकी मदद क्या करे। अब वो बच्चा स्कूल में है, पूरे साल की फीस दे दी गई है, बहुत सारे स्कूलों में ले ली जाती है, फंस गए हैं आप फाइनेंशियली, आप उस स्कूल से उठा के कहीं और नहीं बच्चे को डाल सकते। सबसे पहले तो ये कि यू नो योर चाइल्ड, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में वो उसको मसला हो रहा है, यू गो एंड मीट द टीचर, यू आस्क देम कि मैं इसको कैसे हेल्प आउट करूँ। जो मेथडोलॉजी अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वो जिस मेथडोलॉजी से वो पढ़ा रहे हैं ना, ट्राई टू डू दैट एट होम। जिस तरह आप बच्चों को फोनिक्स पढ़ाई जाती है, हमारे ज़माने में ABC था, अब आ ब ख इस तरह करके साउंड्स में कराते हैं ना, कि वो उनको ब्लेंडिंग में आसानी होती है। तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ, कि आपको पता हो, मतलब हमें खुद गूगल पे जाके पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अपनी भी स्टडी रखें। आपको बच्चे को ये ना लगे ना कि मेरी माँ को कुछ पता ही नहीं है, मेरी माँ को कुछ आता ही नहीं है। तो ये बात हमें बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि हमें बहुत अरसे बाद दोबारा पढ़ाई की तरफ वापस आना पड़ता है, तो हमें रिसर्च करें और टीचर से चीज़ चेंज हो गई है ना। वो पढ़ाई तो रही नहीं जो चेंज हो चुका है, सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। बिल्कुल। तो अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, एंड गेट इन टच विद द टीचर। वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आप उसको ये चीज़ वो कर लेता है, यहाँ वो फंसता है। कॉम्प्रिहेंशन में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है बच्चों के लिए, लाइक आप इन्वॉल्व हो जाएं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो माँ हैं बेचारी, उनके घर के मसले नहीं ख़त्म हो रहे हैं, खाना पीना,
फिर बच्चों से ज़्यादा तो शौहर जो होते हैं वो बड़े परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बाद में पालना पड़ता है, पहले शौहर जो है वो बेबी बन जाता है, खाना अच्छा नहीं है, फला अच्छा। तो ये मैं आपको बताऊं, बच्चों से पहले माँ बाप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि बच्चे बाद में आते हैं। माँ बाप के बहुत मसले हैं, मैंने देखा है, जो मेजॉरिटी है, और मैं इस बात को आपको 100% बात करती हूँ कि मैंने पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये चीज़ें देखी हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप कितने, आपकी एजुकेशन है, आपकी तरीका कार क्या है, आप घर में किस तरह बात कर रहे हैं, घर का माहौल कैसा है। अब बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर शौहर लेकर आता है, घर का माहौल ख़राब, बच्चे परेशान, बीवी बेचारी अंडर प्रेशर। तो सबसे पहले आप माँ बाप जो हैं वो अपने ऊपर काम करें, फिर बच्चों पे ऑटोमेटिकली, जब घर का माहौल, वही बात है, अच्छा होगा, सब चीज़ें अच्छा, जो है ना। आपने आपके बच्चों के ग्रेड्स कैसे अच्छे आते हैं, आपने वो चीज़ें क्या की, तो वो मदद से मैं देखिए, मैं बहुत उस तरह बात नहीं करूँगी कि देखें फ़लाँ ये फ़लाँ, अब तो किताबों में भी ये बातें नहीं होती, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगी। मैं आई यूज़ टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रिक्टनेस इतनी रखी है अपने बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात मैं ये माँ बाप को बताना चाहूँगी कि अगर माँ बाप कहीं से भी ये देखते हैं कि जी हम अपने बच्चों के साथ वी आर फ्रेंड्स, नो वी आर नॉट, हम दोस्त नहीं हैं अपने बच्चों के। एक लाइन ड्रॉ करें, हम उनके माँ बाप हैं, हाँ, आप फ्रेंडली वे में उनसे सब कुछ करवा सकते हैं, बट आप फ्रेंड्स नहीं हैं। ये जो एक थिन लाइन है इसमें, एक नया वो आया हुआ है कि अपने बच्चों के दोस्त बने। नहीं, दोस्त देखिए, हम दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक रिस्पेक्ट, मुझे लगता है हमें गिरगिट की तरह रंग बदलने पड़ते हैं, कभी हम दोस्त बन जाते हैं, फिर कभी हम माँ बन जाते हैं, लेकिन ये हमें ना अपने चेंज करने पड़ते हैं। मैंने अपने बच्चों को बहुत सख्ती से पाला है और बहुत स्ट्रिक्टनेस रखी है उनकी एजुकेशन में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल दो तरह की सोचें हैं, एक कहता है कि वो सख्ती ज़रूरी है और एक कहता है कि नहीं, नो। आज अगर आप देखेंगी ना, आजकल दो तरह के लोग हैं। अगर मैं शायद इनसे गुफ्तगू करूंगी, इनकी सोच कुछ और है, हमारी जेनरेशन निदा कुछ और थी, हमारी जेनरेशन कुछ और थी। अब वो बच्चे बनना बंद हो गए, वो फैक्ट्रियां जल चुकी हैं, अब नहीं है। और ये जेनरेशन बहुत डिफिकल्ट है। वो सेम जो तरबियत पहले हुई है, वो सेम तरबियत हम नहीं कर सकते। एवरी जेनरेशन हैज़ टू अडैप्ट। और बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं अभी जेन जी में, उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज 50% ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। वो क्यों है? मैं आपको बताऊं, सुने, मेंटल हेल्थ हमारी भी होगी, हमें पता नहीं चलता होगा, हमें पता नहीं, हम लोग क्यों रोना आ रहा होता था, ये जो पाँव चलाते रहना, हाथ चलाते रहना, हम नाखून खा रहे हैं, हमारे पास भी होगी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था इन चीजों का कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है भाई। हमारे वक्त में सोशल मीडिया नहीं था, फोन नहीं थे, तो हमारी कंसंट्रेशन जो था ज्यादातर पढ़ाई पे, घर पे, रिलेशनशिप्स पे, रिस्पेक्ट पे, माँ बाप कैसे, रिश्ते कैसे, कोई बड़ा आया है, किसी से मिलना है, अब वो चीज़ें नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैं आपको जो, मतलब मेरे लिए तो बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों के साथ पढ़ाई में स्ट्रिक्ट हो जाए। स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आप हर चीज़ को, और अम्माओं को तो बहुत उल्लू बनाते हैं कुछ बच्चे, और फोन चीज़ें तो मैं लेकिन इससे डिसएग्री करूँगी। मुझे लगता है कि जिस काम में सख्ती शामिल हो जाती है ना, उस काम से बच्चे का दिल उठ जाता है। अगर हम कोई काम मोहब्बत से कराएंगे, इज्जत से कराएंगे, देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे कहती हैं इरम उठ के ये कर लो, तो अगर आप मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त से कहेंगी, मैं वो काम खुशी से करूँगी। जब जॉब पे बॉस का डंडा होता है, हम वो काम किस तरह करते हैं? बेदिली से, तंग होके, परेशान हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल है ना। मैं वही कह रही हूँ, ये आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं बच्चों को बोलती हूँ कभी कभार, तुम लोग डंडे के पी लो, जब तक चीखो ना, जब तक तुम लोग, मतलब लाइक डिफरेंट बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, वो डिफरेंट है। मेरा तीसरा वाला जो है वो प्यार की जबान मानता है, और जो मेरे 2 बड़े हैं, जब तक उनको मैं चीखूं ना, डांटूं ना, प्रॉब्लम सख्ती ना करूं, नहीं काबू में आते। सख्ती से ये मतलब मुझे नहीं समझ कि आप नहीं आती उनको कि क्या मारना है। शुरू कर दें। बात ये कि उनको आप जब तक ये बताएंगे नहीं कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, वो अलग बात है कि मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, फर्मनेस अलग बात है। सख्ती है कि आपने उनके फोन ले लिए कि ये मैं इतने घंटे तक, तुमने अगर वो होमवर्क या वो टेस्ट की प्रिपरेशन, तो ये तुम्हारी पाबंदी है। बट हमारी जो आवाम है ना, पाकिस्तानी आवाम, उनको सख्ती का एक अंडरस्टैंडिंग है कि ओके वी हैव टू हिट द चाइल्ड एंड इट्स ओके टू हिट द चाइल्ड। मारने का वो क्लैरिटी, वो सख्ती उस जमाने की थी जब हमारे दादा थे और वो हमारे अब्बा को मार वो दौर चला गया। हम लोगों को भी मारनी पड़ी। कहते हैं निदा, जो आप बात करिए ना कि मैंने फोन ले लिया कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज या फॉर स्पेसिफिक टाइम, हम आउटिंग्स पे नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम्स हैं,
दैट्स सेटिंग अ बाउंड्री, दैट्स यू नो कॉन्सिक्वेंसेज, उस तरह रिवॉर्ड सिस्टम से सिखाना, वो अगेन हेल्दी वे में आता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ने बिठाया है तो फलाने के बच्चे और ढंगाने के स्ट्रिक्टनेस का बच्चे, ये और मतलब नहीं है कि आप मारें करें, ये भी स्ट्रिक्टनेस में ही आता है कि आपने फ़ोन ले लिया, आपके पास फ़ोन पड़ा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते तो हैं, distraction मैसेजेस है ना होती हैं, तो आपको That's a healthy मजबूर boundary, होके फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि फ़ोन ले लिया, क्योंकि प्रॉपर्ली एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर ग्रेड्स गिरते हैं, तो ये तो स्ट्रिक्टनेस नहीं, तो ये अच्छा, तो अब क्योंकि मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ कि अब जाहिर है नया साल शुरू हो रहा है, ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि जैसे हम छोटे थे तो हमारे कुछ टीचर्स बड़े अच्छे आए, कुछ टीचर्स मीडियोकर थे, टीचर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। मेरी केमिस्ट्री लाइफ टीचर अच्छी लॉन्ग ट्रॉमा हो नहीं थी, जाता है टीचर से, मेरी लाइफ केमिस्ट्री की लॉन्ग। टीचर अच्छी नहीं थी, मुझे फोबिया था केमिस्ट्री से। एक देखिए आपको हो गया ना, क्योंकि मुझे लगता था कि ये वर्स्ट सब्जेक्ट है और मुझे मजबूरी है, और मुझे मैं मैथ्स से इंजीनियरिंग में होता मुझे करना ही पड़ेगा। मैं मेडिसिन में आई मेरे इसलिए कि मैथ के मुझे टीचर से अच्छे थे, phobia मुझे था। मैथ से इश्क हुआ, मुझे उसके कि बच्चा नंबर एसोसिएट अच्छे करता है टीचर से सब्जेक्ट को। टीचर्स बहुत मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एज मैथ टीचर, साइंस पे बाद में आएंगे, मैथ सबसे बड़ा बहुत मसला है। प्रॉब्लम है। मुआमा होता है। एक इंटेलिजेंस ये भी होती है ना, लॉजिकल जो मैथ्स होती है, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक में बहुत अच्छे होते हैं, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। मैं आपसे ये कहूँगी कि जो मैथ के आप ज़ाहिर है अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सबका दिमाग अलग है, किसी का मैथ में चलता है, किसी का नहीं चलता। वो माएँ जिनके बच्चों का दिमाग मैथ में नहीं चलता, क्योंकि ये तो रट्टाफिकेशन भी नहीं कर सकते नहीं, ना आप, बिल्कुल उसका नहीं। क्या हाल है? कोई टेक्निक है, कोई तावीज़ दे दे, बच्चे तो लगा लेते हैं मैथ्स दे के भी दे, रट्टे, कुछ बता दे। बच्चे मैथ्स के भी रट्टे लगा लेते हैं। लगाते हैं, ये मेरा भी बेटा हालात अच्छा, है। लगाता अब थोड़ा सा पहले हमें ये समझना होगा जी। कि जो हमारे पास अदर देन मैथ सब्जेक्ट्स हैं, साइंस को भी अगर हम हटा लें तो दे आर नॉट लॉजिकल सब्जेक्ट्स, उसमें हमारे पास थ्योरी ज़्यादा है जी। और लॉजिक कम है। बिल्कुल ठीक है, मैथ्स इज़ प्योर लॉजिकल सब्जेक्ट, बिल्कुल। इसके अंदर आपको कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ फार्मूलाज ऐसे होंगे जो बच्चे याद करेंगे, हाँ। जैसे मेंसुरेशन के फार्मूलाज हैं, एरिया के हैं, वॉल्यूम के हैं, ये आपको याद करने अच्छा, अब पड़ेंगे। बहुत सारे स्कूल्स में तो वो फार्मूला भी सामने रख देते हैं हाँ, कि करो तो- ये फार्मूलाज है, इसमें से चूज करो, बहुत ऐसे सारे ही- पेपर्स में ऐसे ही करते है। हैं। अब एक कैम्ब्रिज डिफरेंस सिस्टम के आया है अंदर- ये। कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर अब आपको फार्मूलाज भी अवेलेबल हो जाते हैं। जी। अच्छा, अब जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं जिनको ये टिप्स ट्रिक्स ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई हैं, वो अब फार्मूलाज भी याद नहीं करवाते। मिसाल ले लें, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्लास 9 से शुरू होती है, 9, 10th, 11th के अंदर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का एक पार्ट है, ये आ जाएगा। इसके अंदर एक रूल है जिसको हम कहते हैं साइन, इसी तरह एक कॉस, इसी तरह ही हम मैं tan। उतनी ऊपर से नहीं शुरू करना मैं चाह रही, थोड़ा चाह सा रही- आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं चाह रही हूँ उसके छोटे अंदर- बच्चों से शुरू जी जी, मैं एक पहले थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि किस तरह से हम फॉर्मूलाज लोगों को बच्चों को याद कराते हैं। अच्छा, अब साइन का जो फॉर्मूला है वो है साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये याद नहीं होता इतनी आसानी से लोगों को, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको कहते हैं रिमेंबर सॉह, SOH। इससे बच्चे को ये लफ्ज़ याद हो जाता है SOH। ये बिल्कुल वैसी मिसाल आप दे रहे हैं कि जब हमें रास्ता याद नहीं हो रहा था तो हम हाँ। ये यहाँ पे मस्जिद है, इसके बस, होता है एग्जैक्टली। अब वो ये वही हर वाली किसी की मिसाल याद बिल्कुल। करने, किसी की ना देखने की मेमोरी अच्छी Visual होती है, किसी की different सुनने की अच्छी होती है, बिल्कुल। किसी की Kinetic हाँ, अब तो वो सारी जब चीज़ों जब से ये सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली जब इस तरह की चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ना, अब कुछ बच्चे तो शायद 100 भी याद नहीं कर पाते, तो फिर हम उसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। सम पीपल हैव, यानी सम का S जो है दैट स्टैंड्स फॉर साइन, पीपल P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी इसमें वो तीनों चीज़ें आ गई नहीं, ये- सम पीपल हैव में। अच्छा, तो अब ये फॉर्मूले याद करने के अब तरीके इजाद कर लिए गए हैं, ऑल्दो अच्छा। के दीज आर नॉट इन द बुक्स, है तो यही रेक्टिफिकेशन ना, फार्मूलाज नहीं, याद लेकिन करना है, उसमें सब हमें लगाने ज़रूरत ना। इस बात की है, ऑल्दो के हमें बहुत सारे फार्मूलाज जब आप CIE के पेपर्स में बैठते हैं हाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस वक्त नहीं भी मिलती। हाँ। तो बच्चा एटलीस्ट प्रिपेयर्ड होना चाहिए जब वो अपने पेपर्स के लिए बैठे कि ही और शी शुड नो दैट व्हाट फार्मूला इज गोइंग टू बी यूज्ड एट दिस पॉइंट, और उसको वो चीज़ें पता ये होनी चीज़ तो चाहिए। प्रैक्टिस से ही आती है। बिल्कुल। मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, देखें कोई लोग मैथ में बहुत अच्छे होते हैं और कोई लोग मैथ में बहुत वीक होते हैं, और बचपन से ही ये आपको पता होता है कि ये बच्चा बस रगड़ रगड़ के पास होता है किसी तरह।
तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वो बच्चे जो मैथ में वीक हैं उनको कैसे ही बचपन से हेल्प आउट करें पेरेंट्स कि वो उनको तकलीफ ना हो इस सब्जेक्ट से, जो कि एक इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट प्राइमरी सिस्टम के बच्चे हैं, जो प्राइमरी सेक्शंस के बच्चे हैं, इनको शुरू करवाया जाता है स्कूल के अंदर ऑपरेशन से। ऑपरेशन कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जी, यहाँ से इनको शुरू करवाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम रह जाती है। अब आप जब उस प्रॉब्लम को रहते हुए आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो फिर उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो बच्चा उसमें बेचारा फंसता जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला तरीका ये होता है, पकड़ लें जहाँ वो सबसे weak पहला है। जी सबसे पहला तरीका ये होता है कि ये जो इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन बेसिक ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को समझाएं। ओके अच्छा, अब समझाने के लिए हर बच्चा एक मेथड से नहीं समझता, समझाने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक हमारे पास कहलाती है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। आपने 2 नंबर ऊपर लिख दिए, तीसरा नंबर नीचे तो आपको पता है, माओं को तो नहीं पता। मैं आ रहा हूँ उसके तो माई कैसे सीखे, मैं आपसे ये पूछना जी चाहती हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब माओं को सीखने के लिए कुछ तो घरों के अंदर इस तरह के पेरेंट्स मौजूद हैं जिनका बैकग्राउंड ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कैम्ब्रिज सिस्टम का है, उनको इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। जिन घरों में ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर माओं ने सिर्फ सिंपल सा काम ये करना होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वेरी इजीली। अच्छा, आपने वो बेसिक ऑपरेशंस की बुक्स ले लेनी है और लेने के बाद उसके अंदर पूरी मेथडोलॉजी लिखी हुई है कि आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई बच्चे को सिखाना है। एक मेथड ये कि आप वर्टिकल ऑपरेशन करके सिखा दें, एक मेथड ये आप हॉरिजॉन्टल करके सिखा दें, YouTube पे भी एक मेथड ये है, मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। तो लिटरे यानी अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप इजीली ये चीज़ें कर सकते। You can learn easily. क्योंकि आप ट्यूटर ढूंढने निकले, आपको खुद को नहीं पता जितनी प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी कन्विक्शन के साथ एक माँ बच्चे को पढ़ा सकती टाइम दे है, सकती है, नहीं कोई जिसको आप पे कर रहे हैं, कोई ट्यूटर नहीं उस तरह कर सकता। सेकंड, जैसे अभी बताया इन्होंने, YouTube के ऊपर बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है और डिफरेंट कंट्रीज का मटेरियल है, वो डिफरेंट मेथडोलॉजी से उन्होंने समझाया हुआ है। कहीं पर बहुत आसानी से समझ में आता है, किसी को कोई मेथडोलॉजी समझ में आती है, किसी को कोई आती है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आ जाए। कोई बच्चे किसी तरीके से समझते हैं, कोई किसी तरीके से समझते हैं, और कोई हार्ड टू फास्ट मेथड नहीं होता कि आपने एग्जाम के अंदर यही रूल यूज करना है। कहने का मकसद है, जो मैं समझूं कि बस बच्चे की बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, परफेक्ट, बिल्कुल, तो वो फ्लाई करेगा और वो जो उसकी बेस है वो उसकी छोटी एज में ही बनेगा। मैथ्स ने चलना ही बेसिस के ऊपर है। अच्छा, अब बात ये एक होती ब्रेक है, के बाद वापस आती हूँ, जी, फिर sure, मैं कंटिन्यू करती हूँ शो को। जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश करें। साल का शुरू है, साल का शुरू आपके बच्चे के एजुकेशन के साल का शुरू की बात कर रही हूँ मैं। तो एक मदर हमारे पास इन्होंने ज्वाइन इन किया है, इनको इनके बच्चों में प्रॉब्लम हुई थी और कैसे टैकल किया, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ है सकीना जफर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है। आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। अच्छा, माशाल्लाह। लाइक एक मेरी बेटी जो है IBA में जा रही है और शी इज डूइंग BBA। अच्छा, और दूसरा बेटा मेरा जो है वो मैट्रिक है। हाँ। पहले वो लेवल्स कर रहा था, लाइक मैंने उसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि मैंने देखा उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। हाँ। वो वही वाली बात है जो आप कह रहे थे कि वो पढ़ाई प्लस जो है वो स्किल्स की तरफ जाना चाह रहा था। मतलब मोस्टली जो था उसका वे ऑफ अट्रैक्शन ये था कि मैं जो है स्किल्स पे कुछ काम करूँ। हाँ। अच्छा, बचपन से ही जो है मेरी बेटी पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, यानी उसने A लेवल्स भी किया तो उसको जो है स्कॉलरशिप मिली और A स्टार्स के थ्रू उसने स्कॉलरशिप जो है वो अर्न की। आपकी बेटी एक अच्छी थी, जो बच्चा थोड़ा वीक था, हाँ। आपने उसके ऊपर कैसे काम? अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने अपने दोनों बच्चों को ट्यूशन से दूर रखा और अच्छा। जब वो मेरी बेटी IBA में, यानी मतलब आपने सोचा कि IBA वो जब पास आउट किया है तो उस टाइम जब वो पढ़ रही होगी तो उस वक्त ये गूगल, यूट्यूब वगैरह नहीं था। तो मैं क्या करती थी उस वक्त, जो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उनको लेके बैठती थी। लाइक पहले देखिए वही वाली बात है ना कि तरबियत पहले अपनी करें फिर बच्चों की करें। इसी तरह हम रिस्पेक्ट का भी यही कहते हैं कि रिस्पेक्ट जो है ना वो हम चाहते हैं बच्चे जो है वो हमारी रिस्पेक्ट करें, तो हम पहले बच्चों की रिस्पेक्ट करें ना। तो मैं उनको पहले लेके, अगर कोई प्रोजेक्ट आया है तो लाइक मैं लेके बैठती थी उसको, पहले मैं गो थ्रू करती थी उससे कि किस तरह उसको फन वे में हम कर सकते हैं।
तो और एक टाइम पीरियड होता था, मैंने घर का माहौल इस तरह से कुछ बनाया हुआ था कि जैसे मेरे हस्बैंड है वो भी लेक्चरर हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम, उसी टाइम पे मुझे बच्चों को भी लेके बैठना। मतलब आपके घर में सब उस टाइम पीरियड पढ़ने ही बैठे हुए होते, और माहौल पूरा बना पूरा माहौल बना हुआ था ताकि एक माहौल है, उसके बाद जो है वो आपको एक पर्क्स दिए जाएंगे। लाइक अगर आप मैं कंपटीशन रखती थी कि अगर आपने ये काम कर लिया इतने लिमिट में तो आपको पार्क ले जा, एग्जैक्टली कि आपको पार्क लेके जाया जाएगा, या जो आपने वो टॉय देखा था वो टॉय आपको दिलाया जाएगा। मगर मेरा बेटा जो है ना, बेटी तो आ गई इस चीज़ में और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, और मेरा बेटा जो था वो पढ़ाई की, और सब ये कहते हैं कि जो बेटे हैं वो पढ़ते नहीं हैं एंड ऑल दैट, जिस पर मैं बिलीव नहीं करती। ऐसा कुछ ठीक है, इट्स ओके, वो नहीं है, तो उस पर मैंने बहुत चाहा। मैं ये नहीं कहूँगी ना, मैं इधर बैठ के टीवी प्लेटफॉर्म पे कहूँगी कि नहीं मैंने सख्ती नहीं की, मैंने बहुत चाहा दूसरी माँओं की तरह कि वो पढ़ ले, सख्ती भी की, और मैंने समटाइम्स उस पर हाथ भी उठाया, मैं झूठ नहीं कहूँगी। मगर इन दी एंड ये हुआ कि मुझे पता, मैंने उसको कैम्ब्रिज से उठा के जो है वो मैट्रिक सिस्टम में डाल दिया, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि भाई मामा मेरा जो है वो क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस है, फुटबॉल खेलूँगा, तो ठीक है, मैंने कहा ये भी करो। तो अच्छा, मगर पढ़ाई आप डिस्कंटिन्यू एक बात नहीं बताइए, कैम्ब्रिज सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम पे डाला, आपको ऐसा लगता था कि कैम्ब्रिज ज़्यादा मुश्किल है? ऑब्वियसली, अच्छा, इट्स टू हार्ड, मतलब ये तो बहुत ही जो बच्चे ऐसे होते हैं जो आप सर ना उठा सके, पढ़ाई तो बहुत मतलब बहुत आगे है उसकी पढ़ाई। तो मैट्रिक सिस्टम था वो थोड़ा सा लो था, मगर वो यकीन करे वो मैट्रिक में भी इतना दिल लगा के नहीं पढ़ रहा। अच्छा, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी भी हुआ ना, कैम्ब्रिज में भी आप पढ़ा रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं और पढ़ाई तो बेहतर है कि तुम मैट्रिक में आप एक काम करो, आप जो है वो पॉइंट है। मैट्रिक में आ जाए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं अपनी बेटी को, चले वो पढ़ रही है उससे कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं, तो ठीक है हम अफोर्ड कर सकते हैं। एज यू नो के ए लेवल्स ओ लेवल्स टू एक्सपेंसिव, तो हमने जो है उसको मैट्रिक पे डाल दिया। और मैंने कहा चलो जो हमें पैसे बचत हो रही है उसकी हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे थ्रू स्पोर्ट्स की, या जो भी आपको क्रिकेट का शौक है, उसको क्रिकेट फुटबॉल, वेरी गुड आइडिया, मैंने इसमें भी नाम, मगर स्टिल आपको पढ़ाई क्विट नहीं करनी है। आप ये कहोगे मैं डिग्री चाहिए, डिग्री मुझे चाहिए, मैंने कहा आप, मैं इट डजंट मैटर कि आपके जो मार्क्स हैं वो आप कुछ ऐसे है कि चलो ऐसा हो गया आप पास हो जाओ, बस कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब मेरा बेटा जो है, पहले मुझसे उसके फादर से बहुत क्लोज था, क्योंकि मेरे फादर जो मेरे जो हस्बैंड है वो लेक्चरर हैं, वो फोर्स करना, मैं जब गुस्सा करती थी कहते थे कि नहीं सकीना तुम जो है बहुत बच्चों को वो कर रही हो, फोर्स कर रही हो। मैंने कहा आप भी ना कहें, मैं भी ना कहूँ तो कौन कहेगा, आप तो चले जाएंगे। तो हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते, हमें बताना है, मैनर्स सिखानी है। अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो गेमिंग पे ज़्यादा टाइम, मेरा बहुत ज़्यादा उस पर ये भी कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि आप जो है मोबाइल गेम्स ना खेलें बहुत ज़्यादा। मैं आप जाए लोगों से मिलें, अपने फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं, आप लोगों से मिले, फिजिकल हो। हम माएँ जो है ना सुकून का सांस नहीं ले सकती हैं। मुझे याद है एक ज़माने में जब बच्चा ज़्यादा बाहर खेल रहा होता तो हमें फिक्र होती थी पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा है। अपना भाई सारा दिन क्रिकेट खेलता जब रहता है, टीवी पे बैठ के गेम खेल रहा है तो हम ये कह रहे हैं बाहर निकलो, नहीं हम लोग किसी हाल में खुश नहीं, एग्जैक्टली मुझे ऐसा होता है कि आप जो है लोगों से मिले, जो आपको रोड्स पे आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, लोगों से बात करके वो एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, आजकल की हमारी जनरेशन को आप बुला लें, वो इतना आपसे वर्बल नहीं हो सकते। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन है इसका, मतलब नहीं हो सकता। और मेंटली भी एक्टिव नहीं है, फिजिकली भी एक्टिव क्योंकि नहीं है, वो फोन पे इतने ज्यादा है ना, उनको लगता है कि सारा जो एजुकेट आपको करता है वो गूगल करता है, बड़े सारा एजुकेट करता है, सोशल मीडिया करता है। अच्छा, मदर्स जो है वो जान भी छुड़ा देती अच्छा, हमने बड़े अपने बच्चों की बुराइयां कर ली, पहले माओ की हेल्प तो करें जिसलिए हमने प्रोग्राम किया है। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगी, जैसे मैंने मैथ्स के लिए पूछा वैसे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि लैंग्वेज स्किल्स, देखिए अगर आपकी इंग्लिश और उर्दू आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो जिस लैंग्वेज में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आएगा। जब आपकी लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं अच्छी होंगी तो सोशल स्टडीज़, तो पाकिस्तान स्टडीज़, तो इस्लामियात, हर सब्जेक्ट आपका उर्दू और इंग्लिश में ही होता है जी। तो प्लीज़ उसकी बेस बताएं, बच्चों की स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। देखिए सबसे पहले जो बेस की अगर हम बात करें तो हम बच्चों पे काम करते हैं, जो छोटे बच्चे जी। कोविड आया, बहुत सारा नुकसान हो गया, एक बच्चा 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, लेकिन ट्रबल कहाँ आ रहा है? रीडिंग में। अब एक माँ है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मैट्रिक किया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि 30 मिनट्स की अगर हम बात कर लें, जितना भी बिजी है एक मम्मा, अगर वो 30 मिनट्स बच्चे को नहीं देने, ब्रेक में कहा था
नहीं अभी मैं दोबारा जब भी मैं कह रही हूँ ना, जब भी कह रही हूँ दोबारा, ब्रेक में मुझे बात याद नहीं है, करती इस ठीक है। बार। अभी कह रही जैसे 30 मिनट्स है, वो बच्चे को नहीं देने हैं आपने, खुद को देने हैं कि मुझे उस 30 मिनट में अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करना, चाहे वो इतना है इतना है इतना है, मुझे उस पे उस 30 मिनट में गुस्सा नहीं करना। और उससे पहले वो 30 मिनट स्टार्ट करने से पहले इट्स अ ट्रिक, अपने आप को आपने 7 टाइम्स कहना है मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। 14 टाइम्स फिर ये आपका जो माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा आने वाले जो 30 मिनट्स हैं, तो आपको अपने बच्चे पे सबसे पहले ना वो प्यारा लगेगा। जो उसने उस 30 मिनट से पहले जो कुछ करतूत की है वो आपको ऐਵੇਂ ही लगने लगेगी, ठीक है। तो अब आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, अपनी तरबियत कर रहे हो। चाहे आप जितना भी डिप्रेस्ड हो, वो 30 मिनट्स आपको यूनिक लगने लगेंगे, लेकिन वो 30 मिनट स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहले ये हैं तो फिर अगले 30 घंटे भी आप यही रहेंगे। प्लीज़ अपने आप को कहें दिल दिल में मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ये मेरा ही बच्चा है। अब लैंग्वेज पे आ जाते हैं। एक माँ जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन 5 सेंटेंस तो उनको भी इंग्लिश में आते ही हैं। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस, ठीक है, यू डिड गुड जॉब, कम 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 विद मी, कम लेट्स प्ले, कम ऑन कम ऑन कम विद मी। ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, लिख लें। ये टेक्निक है, ये जो लिखने की एक टेक्निक है जिससे हम सब दूर हैं, मोबाइल नहीं कर रखा है। मदर्स को भी देखें, सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर, मदर्स की भी, इन्हें लिख लें। आज आपने 5 सेंटेंस लिखे और कितने मिनट्स दिए? 30 मिनट्स। नेक्स्ट डे आता है आपके पास, उस 5 को 6 करें, फिर थर्ड डे पे उस 6 को 7 करें। यानी आपके कहने का मकसद है माएँ पहले, माएँ भी खुद लिखें। अब आपको 3 दिन हो गए, तो वो 3 दिन में जो इंग्लिश के सेंटेंस थे छोटे छोटे, वो कितने हो गए? 7। 4th डे पे उस 7 को 14 कर दीजिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी, वो ये कि बच्चे मम्मा इसको ये कहते हैं, ये तो नहीं कोई कहते। बात नहीं, उससे पॉजिटिव माँ बच्चे ना कभी कभार ट्रस्ट नहीं डेवलप करते, जो अक्सर मुझे अपने बच्चों को कहना पड़ता है। बात सुनो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आपको अपने बच्चों को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार बच्चे अपने आप को ना बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं कि हमारी इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आप यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू। जिस तरह से बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत पॉजिटिव बात कर रही हैं। बट हमें पता है, मैं आपसे अभी शुरू से, मैं मॉर्निंग शो जब शुरू हुआ था, मैं यही बात कर रही हूँ कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें। आपने कहा कि किस तरह आदत डलाएं। सबसे बड़ी बात तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाए। लेकिन आप ये देखिए, हमारे माशरे में जो हमारी ख़वातीन हैं, जो सब सुन रही हैं मुझे, वो जब सुबह उठती हैं ना, तो उन पे इतना प्रेशर होता है, और रात गए सोने तक इतना प्रेशर है। देखिए, जब तक वो प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा ना, कभी भी माँ या औरत पेशेंटली बिहेव नहीं कर सकती। देखिए, उस पर बहुत काम है, और वो काम मैं मर्द हजरात से कहूँगी कि थोड़ा आप बांटें। ठीक है, और माँ हूँ, लेकिन माँ का ये मतलब नहीं है कि वो रोबोट है। जी बिल्कुल, उसके पास बच्चे को पढ़ाना, सुबह उठ के उसको स्कूल भेजना, खाना पीना, जो भी A से Z तक जो भी काम है। बट थोड़ा सा मर्द समझता है कि जी हम सुबह से रात गए तक काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम इनकी चीज़ को करेक्ट करते हैं कि वो 30 मिनट जो आप कह रही है माँ से कि वो निकालें, उसमें हम प्लीज़ डैडी को भी इंक्लूड कर लें, ग्रैंड पेरेंट्स करें। पेरेंटिंग इज अ जैसे अगर हमारे पास कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, अगर हमारे पास दादा दादी भी हैं, तो हम क्यों ना 30 मिनट बांट दें कि तीसरे दिन माँ का नंबर है, हर बंदा 30 मिनट वाला। हर बंदा, हर औरत पे नहीं, तुम चाय बना दो, अच्छा उसको देखो क्वेश्चन रुक गया है, अच्छा वो बर्तन धो लो, नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, औरत फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। इट्स वेरी नेचुरल। तो अगर बाप आके शाम में आधा घंटा 1 घंटा भी देख लेता है, चले बाबा के टाइम भी बहुत है। मम्मा के 30 है तो उनके 15 ले। बस मैं आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ, देखिए ये तो बहुत अच्छी इन्होंने बात करी कि पेरेंटिंग इज टीम वर्क, दोनों को मिलकर करना चाहिए। बट फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हस्बैंड कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं सारा दिन काम करके आया हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ पेरेंट्स की, मेरे पास 90% सवाल ये आते हैं कि मैं तो कर लूँगी, मैं तो आराम से बात करूंगी, मैं तो इज्जत दूंगी, हस्बैंड नहीं देते। संडे को लेके बैठ जाएं, संडे को बट देखो व्हेन देयर नहीं कर रहे हो, घटाई है ना कि नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू एंड दैट्स इनफ। दे थिंक money is the only responsibility. 90% of Pakistan. This is the truth because I take sessions, I know. तो अब उसमें
माएँ बार बार आके मुझे ये कहती हैं कि हम हमारे इज्जत से बात करने से क्या होगा, हमारे मोहब्बत से बात कर, मेरे ना मारने से क्या होगा जब अब्बा मार रहे हैं, मेरे ना डांटने से क्या होगा जब दादी डांट रही है। फिर माँ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, माँ इज नॉट ऐसा नहीं सुनता ना, प्रैक्टिकल जब आप बात करिए तो ऐसे नहीं होता। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। अब इसका जवाब ये है कि जो माँ होती है ना, जो माँ की एजेंसी है वो किसी के पास नहीं है, बिल्कुल और जो माँ की तरबियत का रोल है वो भी किसी के पास नहीं है। सो और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल। मैंने पढ़ाना है तो मैंने पढ़ाना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आप इसको मैथ्स पढ़ाएं। अगर उनका दिल होगा, मर्जी होगी, शौक होगा, चाहेंगे तो पढ़ाएंगे। आई कैन नॉट फोर्स द अदर पर्सन, आई कैन ओनली फोर्स माई सेल्फ। सो कमिट टू समथिंग दैट यू कैन डू, यू कैन नॉट फोर्स द अदर पर्सन टू डू समथिंग। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं इनफ हूँ एज मदर, ये एजेंसी होना और इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना कि जब मुझे माशरा अटैक करता है कि तुम किस किस्म की माँ हो या तुमने पढ़ाया नहीं, तो मेरी क्या इनसिक्योरिटी है जो ट्रिगर होती है। हमेशा मैं हर माँ से कहती हूँ दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं लें कि आप अच्छी माँ हैं, योर बच्चा विल बी योर सर्टिफिकेट इंशाल्लाह वन डे, एंड यू विल सी कि वो जो तरबियत आपने की है वो आपके सामने खड़ी होगी। आपको पूरी दुनिया टैग लगा देना आप एक अच्छी माँ हो, लेकिन आपको पता होगा आपका बच्चा कैसा है। जब वैलिडेशन बाहर से चाहिए ना कि उसने मुझे कह दिया मैं एक बुरी माँ हूँ, थड़ थड़ थप्पड़ बच्चे को पढ़े हैं, गालियाँ पड़ी हैं, तुमने उनके सामने ऐसे बिहेव नहीं किया। बर्थडे पार्टीज़ में आप देखें छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे प्रेशराइज करके रोबोट बना के बिठा देते हैं, कपड़े पहना के कि पता नहीं वो कोई शो पीस है, भागने नहीं दे रहे, खेलने नहीं दे रहे, शोर नहीं करने दे रहे। वो एक बच्चा है, उसने भागना भी है, खेलना भी है, शोर भी करना। आप क्यों, आपने क्या साबित करना है दुनिया पे कि मैं एक अच्छी माँ हूँ? योर चाइल्ड विल बी योर सर्टिफिकेट। सो बी पेशेंट और अपनी एफर्ट्स करें। आपकी कब्र में आपसे सवाल होगा, उसने बाप का रोल नहीं निभाया, वो उसकी कब्र है। फोकस ऑन योर जर्नी, फोकस ऑन योर चाइल्ड। और अगर बाप अपना रोल प्ले नहीं करा तो ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं भी ना करूँ। मेरे हस्बैंड ऐसी जॉब करते हैं, वो 1 महीना नहीं होते, तो आई हैव टू वर्क एज अ सिंगल मदर। मैंने दोनों को पढ़ाना भी है, ड्रॉप भी करना है, पिक भी करना है। आई हैव माय ओन वर्क। ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, लेकिन जब शौहर हैं वो नहीं चाहते करना, वो नहीं चाहते करना। देखिए अब वही वाली बात है, जैसे हम कह रहे हैं कि इट्स प्रैक्टिकल लेनी चाहिए, ऐसे तो करना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पब्लिक कहती है हम तो सिग्नल तोड़ेंगे, हमारी हुकूमत ऐसी है, मगर दिस इज रॉन्ग कि हम सिग्नल तोड़ रहे हैं। माँ तो करेगी ही, वो तो मर के भी कर रही होती है, लेकिन फिर आप उससे हर चीज 100% नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वो करते रहे, आपको डिलीवर नहीं करना। मैं तो आपसे वो ये कह रही है कि हम वो करते रहे एक्सपेक्ट, आपको डिलीवर नहीं करना, आपको वो करना है जो आपका आपका दिल कहता है। वो तो औरत तो कर ही रही है। जब सास कहती है तुम अपने बच्चे खराब कर रही हो, तो आप उससे कहें कि नहीं मैं सही। एक तो अपनी ज़बान तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, पोलाइटली बाउंड्री सेटिंग सीखें कि नहीं यही ठीक है, आपने अलग तरह से तरबियत करी है, मैं इस तरह से कर रही हूँ। और आप लॉजिकल आंसर दें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरे बच्चे को शायद बहुत सारे लोग स्पॉइल्ड समझें, क्योंकि वो अपनी बात रखना जानता है, वो डिसएग्री करना चाहता है, उसका एक ओपिनियन है, उसकी एक मर्जी है। लेकिन हमारे जो मुआशरती जो बच्चे हैं उनको क्या है कि जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए, सर झुका के चले, तो वो हमारे लिए एक सही बच्चे की अच्छा बच्चा क्या होता है, अच्छी बच्ची क्या होती है, डिजाइन किया हुआ है खुद। एक अच्छे बच्चे की डेफिनेशन हमने डिजाइन की। लेकिन जब वो बच्चा बाहर सिगरेट को हाँ बोलता है, उसका दोस्त कहता है चलो लेट्स स्मोक, वो उस पे हाँ बोलता है, तो हमें बड़ा मसला है। तुमने मना क्यों नहीं किया? आपने सिखाया उसको मना करना, आपने सिखाया डिसएग्री करना। माँ बाप ट्रिगर हो जाते हैं जब बच्चा अपना ओपिनियन लगता है, क्योंकि वो मेरे ओपिनियन पे नहीं चल रहा। तो मुझे एक फोटो कॉपी इरम नहीं चाहिए, मुझे अपनी बच्ची की उसी पर्सनैलिटी को नरिश करना है। आई डोंट हैव टू मेक कॉपी पेस्ट अनदर। अल्लाह ने क्यों इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस दी है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो माओ को ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। और आप किसी की एक्सपेक्टेशन मीट ना करें। वो कहते हैं आप बुरी माँ हैं, समझने दें। Why are you getting triggered? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आकर मैं आपके पास आऊँगी ही ना। क्या खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की बेजारी, हम बोर हो रहे हैं, ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं? वो क्या क्या चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बहुत सारे लोगों की बातें आज आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं। सो जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी पे सही लगती है उसी को अप्लाई करने की कोशिश करें और थोड़ी उसकी क्वालिटी बेहतर करें। मेरे पास यहाँ 2 और माएँ मौजूद हैं जो आपकी ही तरह शायद मुश्किलें
उन्होंने बेयर की होंगी। बच्चे कहते हैं ना माँ गले बच्चा पले, ये बिल्कुल सही जुमला है। और हर एज का बच्चा, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं कहते हैं हाँ भाई अब तो बच्चे मुश्किल आसान हो जाएगी। मुश्किल आसान नहीं होती जब तक आप कब्र तक नहीं जाती। बच्चों की मुश्किलें उनकी शादी के बाद भी रहती हैं और माएँ उसको बेयर करती हैं, करना पड़ता है। तो मेरे साथ मदीहा है। अस्सलाम वालेकुम। सो आप भी हर माँ की तरह आपने भी मुश्किलें बेयर की हैं और किस तरह उससे निजात पाई है वो ज़रा माँ से डिस्कस करें। जी बिल्कुल, आपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कही कि ये एक न्यू सेशन है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट विच आई वांट टू शेयर। पहला पॉइंट ये कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियां हैं जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हैं। उनमें मुझे दोनों में एक एक प्रॉब्लम बड़ा लॉजिकल और एक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं मेरे लिए न्यू था जो मैंने ऑब्जर्व किया। पहला ये कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो एग्रेसिव होना शुरू हो गई थी डे बाय डे। अब वो एग्रेशन उसमें क्यों हो रहा था? एग्रेसिव किस चीज़ में? हर चीज़ में या सिर्फ पढ़ाई की चीज़ में? पढ़ाई में, बिहेवियर में, एटीट्यूड उसका बिल्कुल एग्रेसिव, हर बात पे नहीं कहना शुरू हो गई। तो वो चीज़ें पहले तो खैर मेरे नोटिस में नहीं आई। मैं उसकी फर्स्ट पीटीएम में जब गई थी न्यू सेशन के, तो उसकी टीचर ने मुझसे डिस्कस किया कि आपकी जो बेटी है ना वो थोड़ा सा नहीं डेवलप हो पा रही, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, अगर हम ना सुने तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो अब वो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। फिर मैंने ये घर में भी चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करी कि वो वाकई हो रहा है, उसके साथ एग्रेशन आ रहा है। उसकी क्या एज थी? शी इज़ एक्चुअली एट द एज ऑफ 9 राइट नाउ। और ये जो है मैंने उससे 4 और 5 के दरमियान का जो एज सेशन है उसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू कर दी थी कि ये उसमें आ रही है। गेम तो नहीं खेलती थी? अब नहीं, नॉट एट ऑल। अब वो क्योंकि लड़की, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ कट करी हूँ, लेकिन बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं तो माओ को चेक करना पड़ता है। बल्कि बहुत सारे टीचर्स और स्कूल वाले कहते हैं स्क्रीन टाइम, गेम, जो गेम खेल रहे होते हैं। मेरे बेटे ने नाखून खाना शुरू कर दिए थे अपने, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों करते हो ये? तो कहने लगा वो जो गेम है ना स्ट्रेस देता है। फिर उसने नाखून खाना छोड़ दिए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम, कहने लगा वो वाला जो लेवल है मैं उसको कवर कर गया हूँ और मेरे स्ट्रेस खत्म हो गया। आज कल के ज़माने में ये भी सवाल है। कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑपोजिट ये हुआ कि जब मैंने उसको असेस करना शुरू किया, पहले तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी नई थी। मैंने उसको खुद हैंडल करने के जो है टिप्स ढूंढे कि ये ऐसे एग्रेसिव बच्चे को कैसे हैंडल करूँ। आप पहले बताएं क्यों एग्रेसिव हो रही थी? एग्रेसिव वो फिर जब मैंने उसको बैठ के पूछना शुरू किया, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर दिए मैंने उसके साथ, तो फिर मुझे ये पता चला कि उसका स्पोर्ट्स का जो एक होता है ना एनर्जी, वो उसकी बाहर नहीं आ पा रही। वो उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन वो स्पोर्ट्स की तरफ उसका जो है वो एजुकेशन। अब स्कूल्स में आप देखें बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं और कुछ में एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब मेरे बच्चे जो हैं वो एकेडमिकली स्कूल में ज़रा इन्वॉल्व ज़्यादा हैं, तो उधर स्पोर्ट्स का जरा एरिया कम था। तो आपको लगा कि वो जो उसकी एनर्जी और एग्रेशन है उधर स्पोर्ट्स में नहीं निकल पाता, तो इसलिए वो इधर निकल। आपने ये खुद एनालाइज भी फिर क्या किया? कर रही होगी। फिर क्या किया? उसके लिए मैंने एक पहले तो मैंने काउंसलर से ही पूछा कि मुझे किस तरह से इसको जो है स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कितनी अच्छी बात है। बहुत माएँ नहीं जाती काउंसलर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, मतलब लाइक हेल्प लेने के लिए। शुक्र है कि दिमाग चेंज हो रहा है और जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। ये मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगी। मैं खुद भी जिस तरह से फैमिली में जॉइंट फैमिली से निकल के आई हूँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल की मदर्स का कि वो अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते। और अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा जो है वो साइको है, आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मुझसे ये बात पूछी बाकायदा कि आपका बच्चा किस तरह के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है या क्या है, वो किस तरीके से एग्रेशन निकालती है। तो मैंने उन्हें बताया वो उछलती बहुत है भाई। तो उन्होंने कहा भाई दैट्स मीन शी इज़ अ गुड एथलीट, आपने उसको कभी ट्राई किया? मैंने कहा नहीं। और बच्चे को कभी कभार खुद भी नहीं पता। एक इंटेलिजेंस ये भी होती है ना कि उनकी बॉडी मतलब जिस बहुत उछलना उनकी वो रेस्टलेस रहते हैं बच्चे ऑल द टाइम। शी वांट्स टू टच, शी वांट्स टू गो। बात भी करेंगे तो हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे यार, क्या हुआ, रुक तो जाओ। और वो बड़ा बादुका अगर आप किसी इवेंट में तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। लेकिन अब मैंने इस चीज़ को टैकल करना सीखा है। मैं मदर्स को यही कहूँगी कि इसको एम्बैरेसमेंट मत लें कि आपका बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, ये नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है भाई। आपका बेटा यूनिक है, आपकी बेटी यूनिक है। फिर किसी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ अपने आप को इन्वॉल्व करना है। मैंने उसको इन्वॉल्व किया। अब वो रेसिंग्स जब करने लगी माशाल्लाह वो फर्स्ट मेडल। सॉरी मेरे पास टाइम कम है, मैं
ज़रा से जल्दी से उछल के जाना चाहती हूँ। पिछला सवाल मैंने किया था कि ये सारी चीज़ें जो हम अभी सुन रहे हैं इसमें खाने पीने का कितना रोल है? बहुत बड़ा बच्चा रोल है। इंटेलिजेंट है तो क्या 7 बादाम खिलाए हैं? हम तो यही सुनते थे हमेशा से। देखिए, सबसे पहली बात है कि खाने पीने का वाकई बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चों के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की शिकायत 7-8 साल से ही शुरू हो रही है। बच्चा या तो अंडरवेट है या ओवरवेट है या नाखून भी खाता है तो जिंक और B1 की कमी होती है बच्चों में। अक्सर दीवार से मिट्टी खा रहे हैं। हम लोग इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे हमारे ज़माने में, इतने हार्मोन वाले एग्स और चिकन्स नहीं होते थी, तो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ बेहतर थी। इस वक्त के बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस है बिकॉज ऑफ फूड। हम ये जो प्रोसेस फूड खिलाते हैं, चिप्स बिस्किट खिलाते हैं, बच्चे को पहली ग़िज़ा क्या दी जाती है? ग्लूकोज बिस्किट और पानी। बहुत गलत चीज़ है। हम बच्चे को, हमारी अम्माएँ तो हमें चावल की पीच और दाल और दलिया और ये सब खिला के बड़ा किया। हम ग्लूकोज बिस्किट और ये सब देते हैं, सेरेलैक और जो भी चीज़ें, तो ये चीज़ें इतनी ठीक नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्कूल में हम जंक फूड दे देते हैं, बिस्किट के चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें घर का खाना, घर की चीज़ें बना के नहीं दे रहे क्योंकि हम तो सब बिजी हैं। इसकी वजह से बच्चों की में बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी हो रही है। अगर एक छोटी सी टिप दे दूँ पेरेंट्स के लिए, जो बच्चा ज़हीन है या नहीं है, अगर उसमें जिंक, B1 और B6 कैसे पूरा करना है, नट्स एंड सीड्स, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स एंड सीड्स, सबको पाउडर बना के रखें। कुछ खजूरों के साथ उनके छोटे छोटे से लड्डू बना लें या दूध में इस साल ये करके देखें जरा, ये वाली चीजें ना बहुत ज़्यादा। मेरे एग्जाम्स में बनाते थे सारे ड्राई फ्रूट, सौंफ वगैरह एवरीथिंग मिक्स करके, और मेरे से खाना, जैसे गट का ना उन्होंने कि गट दूसरा ब्रेन होता है, मुझसे एंग्जाइटी में खाया नहीं जाता, मेरा खाना ख़त्म हो जाता था और मुझे ऐसे क्रैम्प्स होते रहते थे, तो आई यूज़ टू हैव दैट, उसको एनर्जी पाउडर बना, बिल्कुल। सो आई यूज़ टू हैव दैट। अब पता नहीं उसने दिमाग कितना तेज किया, बट एनर्जी मुझे बहुत एनर्जेटिक तेज करेगा। आई बेट यू कि ये 2 लड्डू या 2 टेबल स्पून दूध में डाल के या 2 टेबल स्पून दलिए में, खिचड़ी में, किसी भी चीज़ में डाल के आप खिलाएं, स्मूदीज में फिर डाल आप देखें किसी भी चीज़ में खाने की आप मिक्स करके खिलाएं। जो ड्राई फ्रूट आप अफोर्ड कर सकती हैं, जो सीड्स यानी जिसमें सफ़ेद तिल, काले तिल, 4 मगज, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सबको मिक्स करके पाउडर बना लें। मैंने कभी नहीं और इसके सीड्स आजकल बड़ा ट्रेंड है सीड्स का भाई, मैं बता रही हूँ, जिंक, सेलेनियम और कॉपर सीड्स में सबसे ज़्यादा है। आपको मैं कह ही नहीं रही कि आप बाहर के सप्लीमेंट्स दें। सबसे ज़्यादा आपकी वेगस नर्व होती है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से आ रही होती है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं और ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी करते हैं आपकी। जंक से बच जाएंगे जो आप लोग होते हैं ना, तो उसके लिए माँ को कुछ करना पड़ेगा। माँ को अच्छा, अपने आप आप को भी बताएं सबसे जरा, ज्यादा जी, आपने हाँ जी, कैसे मैं खुद, मैं इसको कहूँगी आपने कैसे निपटा? मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ, बच्चे मेरे अब ग्रोन अप हैं, लेकिन अब इस एज में आके मुझे अंदाज़ा होता है कि जो आप अपनी चीज़ों को पीछे करके अपने बच्चों को, क्योंकि इस वक्त जो हमारा एसेट है वो हमारे बच्चे हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी तालीम, एक माँ की तालीम जो है वो उसकी औलाद में नज़र आती है। पता है क्या, कभी कभार जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो प्रोफेशनल उन्होंने पढ़ाइयाँ की होती हैं, वो कहती हैं क्या किया हमने पढ़ लिख के, हम तो घर बैठ गए। नहीं, वो कहती हूँ कि आप जनरेशन उसके लिए मैं आपको बताऊँ ना, तो ये इससे बढ़कर देखें, उसके लिए मैं बताऊँ, मैं अपनी माशाल्लाह पोजीशन होल्डर थी कराची यूनिवर्सिटी से, जब मैंने किया था तो मेरी टीचर जो थी ना, उन्होंने जब मैं 20 साल बाद फार्मडी करने के लिए दोबारा गई तो उन्होंने मुझसे कहा, हुमा तुमने क्या किया? तो मैंने फिर उन्हें बताया कि क्या मैंने किया, तो उन्होंने कहा तुमने वो किया जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा था। चलिए हम टू द पॉइंट आते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम है। आपने अपने बच्चों के उससे किस तरह? अच्छा, मेरा वो ये था, जो मुझे प्रॉब्लम आई वो ओ लेवल्स के बाद, मुझे बच्चों को जिन जिन टारगेटेड प्रोफेशंस में डालना था उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की कि मुझे क्या करना था। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी? उनकी जो ख्वाहिश थी, मेरे बेटे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था। 2 बच्चे जो हैं वो हमसे इंस्पायर्ड होकर फार्म डी करना चाहते थे। अच्छा। बेटी ने मेरी अभी ए लेवल्स कर रही है। अब इसका भी एक पॉइंट है कि मैंने बच्चों को क्यों इंटर कराया इसलिए कि मैं पाकिस्तान से बाहर उनको पढ़ने नहीं भेजना था, मैं उनको प्रोफेशनल डिग्री के बाद बाहर भेजना चाहती थी। तो अब पाकिस्तान की डिग्रीज उसमें एडमिशन लेने के लिए ए लेवल्स के बच्चे, लिमिटेड सीट्स और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के टेस्ट सिस्टम, उससे मार खा जाते हैं, अपनी सीट उनकी रह जाती है। जैसे ए लेवल्स की अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 सीट्स ए लेवल्स के लिए सिक्योर हैं तो 35 सीट्स इंटर के लिए हैं। अब जब
अब आपका टारगेट जो है ना वो सीट सिक्योर करना है। तो आपने जब ओ लेवल्स किया तो आपकी मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप इंटर में जाके एकदम से अपनी परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा। डायरेक्टली मेरे माशाल्लाह बेटे के 96 मार्क्स थे फिजिक्स में, क्योंकि उसके पीछे से बेस बहुत स्ट्रांग। तो आपने अपने बच्चों को पहले ओ लेवल्स में रखा? ओ लेवल से बेस बनाई, हाँ। इंटर से परसेंटेज उठाई। नहीं, लेकिन कब आपने उनको शिफ्ट किया? ओ लेवल्स के बाद। ओ लेवल्स के बाद। ओ लेवल्स के बाद। ओ लेवल्स अच्छा, के बाद एक इंटर। और मैं सारे पेरेंट्स को ये बात बता दूं कि ओ लेवल्स यानी 11 साल आपके बच्चों के, जी, ठीक है? जी। और मैट्रिक यानी 10 साल। तो 1 साल ओ लेवल्स में आपने अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाया, जो कि आपको लगता है काम आया? बहुत काम आया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे मेरी माँ जो है कैलकुलेटेड चलती थी कि मैंने इतने साल में मैट्रिक कराना है, इतने साल में इंटर कराना है, तो इसलिए उन्होंने नहीं हमें ओ लेवल्स कराया। आप अपना टारगेटेड प्रोफेशन ही नहीं चूज कर सके और आप लूज कर गए तो फिर उस ए लेवल्स का भी कोई फायदा नहीं। तो ओ लेवल्स के बाद अगर आपने इंटर कराया तो उसका जो पूरा 360 चेंज हो गया होगा। नहीं हुआ। वो जब बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में वो ज्यादा हार्ड है, तो उसको वो बहुत इंटर जो है ओ लेवल्स में उसने इतना पढ़ लिया, बहुत ज्यादा। उसने 11 साल पढ़े, उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओ लेवल्स के अनसीन होते हैं, मतलब पूरी दुनिया आपके लिए कैनवस है। Exactly. आपका कोई सिलेबस ही नहीं है, इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं है, उर्दू का कोई सिलेबस नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आप इतना वास्ट पढ़ चुके होते हैं, इतना मतलब ये कैम्ब्रिज सिस्टम आपको ये बहुत हल्का लग रहा होता है। आपको रट्टा नहीं करना। रट्टे में भी प्रॉब्लम्स आई बच्चों को, लेकिन चूंकि वो ग्रूम हो चुके थे, उन्होंने परसेंटेज उठा ली वहाँ से और अपनी सीट सिक्योर कर ली, अपने टारगेटेड जो उनके गोल्स थे वो अचीव कर। तो ये राइट डिसीजन था मुझे ये। If somebody wants to go in medical हाँ, or अगर मैंने अपने medical बच्चों को लिए कहीं बाहर नहीं भेजना, हाँ आपको अगर ओ लेवल्स ए लेवल्स करा के अब्रॉड भेजना है वो अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपको कंटिन्यू करना है तो फिर आप ये एक प्रैक्टिकल तरीका है नॉर्मल घर आने का। बिल्कुल सही कह रही है कि अगर प्रोफेशनल नौकरियां चाहिए और वो हमारे पास हैं ही, हमारे यहाँ ये अलमिया है कि ए लेवल्स वालों की कम सीट्स होती हैं और मैट्रिक सिस्टम वालों की सीट्स ज़्यादा होती हैं। ये सिस्टम और है। आप बाहर जाएं, बेसिक डिग्री ले लीजिए फिर आप जाएं। लेकिन वो फिर कभी भी बाहर नहीं कोई एजुकेशनल डिग्री फिर ले सकते, क्योंकि वहाँ मस्ट है या आपने अमेरिकन सिस्टम से पढ़ा हो। लेकिन वहाँ भी आपको कोर्स तो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ के कोर्स मानते हैं, यहाँ के तो मानते ही नहीं। यही बात है, बिल्कुल ये तो है। लेकिन मैं एक ऐसी भी खातून को जानती हूँ जिन्होंने अमेरिका का पढ़ा हुआ बच्चा, उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ भेजा पाकिस्तान में ओजा कैंपस में पढ़ने के लिए। बड़ा अच्छा उन्होंने फॉरेनर्स के लिए बहुत वो, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे के दोस्त जो हैं जितने, उनके ऊपर सबके ऊपर कर्जे हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है और स्टूडेंट्स के ऊपर कर्जे आते हैं और वो आखिर वक्त तक कर्जे ही उतारते रहते हैं। वो जॉब के साथ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि वहाँ का अमेरिका का मेडिकल 10 इयर्स का है आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन के बाद भी, और आप उसमें कोई जॉब नहीं कर सकते, आपको वर्क परमिट उस पर नहीं मिलता। उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ भेजा, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ प्रैक्टिकली उसको बहुत मरीजों के ऊपर हाथ साफ करने का मौका मिला। एंड देन वो गया है, वो कह रही मेरा बच्चा वाहिद है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, बाकी उसके दोस्तों के ऊपर, और फिर वहाँ भी वो पढ़ रहा है, लेकिन वो यहाँ के MBBS साथ पढ़ें, यहाँ के साथ पढ़ें यहाँ पे और एग्जाम देने वहाँ जाए USMLE का, तो ये बहुत इजी एक अप्रोच हो जाती है मेडिकल। तो देखिए, कहने का मकसद ये है कि सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है, चाहे आपके बच्चे बड़ी क्लास में हैं, चाहे आपके बच्चे छोटी क्लास में हैं, आपको पहले अपने आप को खुद से दोबारा से जाए आप उस स्कूल और यूनिवर्सिटी के ज़माने में वापस, आपको अपने आप को खुद पहले से पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप बच्चे को टैकल कर सकते हैं और अपने आप को समझना पड़ेगा और अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। टाइम ख़त्म हो गया, सॉरी। बहुत शुक्रिया कि जितने भी सबने एक्सपेरिमेंट्स और सारी चीज़ें अपनी टिप्स बताई हैं, अल्लाह करे वो हमारी माओं के लिए करामत साबित हो। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहा